हेलो फ्रेंड्स मैं आदर्श कुमार। फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि हम लोगों ने फर्स्ट कार्नाटिक वार पढ़ा, सेकंड कार्नाटिक युद्ध पढ़ा, थर्ड कार्नाटिक युद्ध पढ़ा। तो उसी हिसाब से सीरियल से चलते हुए फ्रेंड्स अब हम लोग पहुंचे हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध और फ्रेंड्स जो बंगाल के शासक थे वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन कौन कैसे आए और बंगाल के शासकों का जो कमी थी, जो डिक्लाइन था, वो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग पूरा प्लासी के युद्ध का पूरा बैकग्राउंड और उसका पूरा एकदम सही से देखेंगे आज। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आइए एक बार एक दे लेते हैं। एक टाइमलाइन है जिसमें बताया गया है बंगाल के शासकों के बारे में। तो फ्रेंड्स ये बंगाल के शासक थे जो सीरियल वाइज थे। औरंगजेब की मृत्यु जब हो जाती है 1707 में, औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स, औरंगजेब जब मर गया तो औरंगजेब एक बहुत ही काबिल शासक था जो पूरे मुगल साम्राज्य को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई इतना काबिल शासक बचता नहीं है फ्रेंड्स। और जिसके वजह से क्या होता है कि मुगल जो सत्ता होती है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। उसके बाद देखिए 1717 में एक शासक जो मुगल के शासक होते हैं सेंटर के केंद्र में, वो थे फर्रुखसियर। फ्रेंड्स फर्रुखसियर 1717 में मुगल शासक होता है। तो फर्रुखसियर क्या करता है फ्रेंड्स, फर्रुखसियर एक फरमान जारी करता है जिसे शाही फरमान के नाम से जाना जाता है। शाही फरमान में ये क्या करता है फ्रेंड, शाही फरमान में ये बताते हैं ये 3000 रुपए करें, 3000 रुपए के वार्षिक कर पे। शाही फरमान में क्या करते हैं कि ये 3000 रुपए के वार्षिक कर पे जो बंगाल का ट्रेड होता है, और अंग्रेजों को बंगाल का फ्री ट्रेड कर दे देते हैं। मतलब उस पर अब वो कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा अंग्रेजों से 3000 के वार्षिक कर देने के बाद। और 10,000 के वार्षिक कर पे इनको सूरत का 10,000 रुपए के वार्षिक कर पे इनको सूरत से फ्री ट्रेड का वो मिल जाता है। और बंगाल में इनको 3000 रुपए के वार्षिक कर पे फ्री ट्रेड का आदेश दे देता है फर्रुखसियर। ये शाही फरमान जारी करता है। जिसमें होता क्या है फ्रेंड्स, जिसमें इन लोगों को एक दस्तक दिया जाता है। दस्तक के पास होता है फ्रेंड, जिसे दिखा देने पे इनसे टैक्स नहीं लिया जाता है और इनका टैक्स वो कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। वार्षिक कर इतना देना पड़ता है 3000 रुपए बंगाल वाले रीजन से और 10,000 रुपए सूरत वाले रीजन से। और इनको एक और जो बंबई में जो सिक्के डाले जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, फर्रुखसियर क्या करता है, इन सिक्कों को पूरे मुगल राज्य में चलाने का अधिकार दे देता है। कि जो बंबई में अंग्रेजों के जो डाले हुए सिक्के हैं जो बंबई में डाले जाते हैं, उन सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाया जाएगा। तो ये सब जो ये इतने अधिकार दे देता है फर्रुखसियर अंग्रेजों को, इससे क्या होता है कि अंग्रेजों ने इसे एक मैग्ना कार्टा के रूप में कहा है कि जो 1717 में शाही फरमान लाया गया था फर्रुखसियर के द्वारा, उसे वो एक मैग्ना कार्टा की तरह मानते हैं। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, औरंगजेब के टाइम पे फ्रेंड्स जो बंगाल था और भी अन्य क्षेत्र थे वहां पे इनका कंट्रोल बहुत सही था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद हर जगह का कंट्रोल जो मुगल सत्ता थी उसका धीरे धीरे जो हर
प्रांतों पे कंट्रोल उठने लगा था। जैसे मान लीजिए साउथ रीजन में आप लोगों ने देखा कि कर्नाटक वाले क्षेत्र में वहां पे भी मुगल का जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे हटने लगता है। वैसे ही बंगाल पे भी इनका कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लगा था। जो मुगल सत्ता बैठी थी दिल्ली में वो सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो इससे क्या हुआ कि जो रीजन होते थे बंगाल, वहां पे एक प्रांतीय शासक धीरे धीरे उभरने लगे। उसी में से उस टाइम पे औरंगजेब के टाइम पे दो पद हुआ करते थे। एक था सूबेदार का पद, सूबेदार, और एक था दीवान का पद। ये दो पद हुआ करते थे। फर्रुखसियर के टाइम पे फर्रुखसियर ने क्या किया, वहां पे एक सूबेदार थे, सूबेदार जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान वहां के सूबेदार थे। तो जब फर्रुखसियर वहां पे हर जगह कंट्रोल नहीं अपना दिखा पाते हैं, सही से कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वहां पे जो सूबेदार थे मुर्शिद कुली खान, ये वहां पे धीरे से उभरने लगते हैं शासक के रूप में। और ये क्या करते हैं, ये वहां का कंट्रोल संभालते हैं और वहां से जो नजराना होता है, वहां से कुछ नजराना इनको भेजा करते हैं। नजराना है मुगल जो शासक होते हैं केंद्र में बैठे हुए, इनको कुछ नजराना के रूप में दिया करते हैं। तो ये हुआ था। अब आइए देखते हैं इसे हुआ क्या। फ्रेंड्स, हुआ ये कि जो दस्तक दिया गया था अंग्रेजों को, जो पास दिया गया था अंग्रेजों को फ्री ट्रेड का, अंग्रेज उसका दुरुपयोग करने लगे। दुरुपयोग कैसे कर रहे थे फ्रेंड्स? अंग्रेज, ये दस्तक दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये दस्तक सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। अब इस दस्तक का दुरुपयोग ऐसे करने लगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, वो क्या करने लगे, वो पर्सनली ट्रेड करने लगे, मतलब अपना खुद का व्यापार करने लगे। और जब वो अपना खुद का व्यापार करने लगे तो उसमें भी वो लोग इस दस्तक का उपयोग करने लगे ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े। तो इससे क्या हुआ कि उनके जो ऑफिसर थे उनके भी ट्रेड का टैक्स नहीं लगता था। और इससे एक और दिक्कत हुई कि जो भारत के व्यापारी थे, भारत के जो व्यापारी थे इनको भी टैक्स देना पड़ता था। तो अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज इनको दस्तक दे दिया करते थे कम पैसे लेके। अगर मान लीजिए कि अगर किसी चीज का टैक्स है, मान लीजिए उनको 100 रुपया देना है टैक्स, तो अंग्रेज क्या करते थे कि देखिए आप हमको 50 रुपया ही दे दीजिए और हमसे दस्तक ले लीजिए। तो उसमें भारत के जो व्यापारी थे उनका भी फायदा हो जाता था कि कम पैसे में उनको दस्तक मिल जाता था और उनका ट्रेड हो जाता था और उनको ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ, भारतीय व्यापारियों को भी ये दस्तक देने लगे। इससे क्या हुआ कि इनका दुरुपयोग होना शुरू हो गया। तो इससे क्या था कि जो मुर्शिद कुली खान थे ये समझ रहे थे, लेकिन ये लोग क्या किए, जैसे मान लीजिए मुर्शिद कुली खान, ये सुजाउद्दीन, सरफराज, ये सब लोग क्या करते थे, ये लोग जानते थे कि इसका दस्तक का दुरुपयोग हो रहा है और भी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये लोग इसके विरोध में कभी बोलते नहीं थे। इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि इन लोगों का मानना यह था कि जो अंग्रेज हैं, ये लोग हैं, इन लोगों के अंतर्गत ही बंगाल का विकास हो सकता है। और ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये जो सारा चीज हो रहा है, जो व्यापार कर रहे हैं वहां से, इससे बंगाल का बहुत ज्यादा फायदा है और इससे बंगाल का बहुत प्रॉफिट है। इसलिए उन लोगों ने इसके विरोध में कभी नहीं बोला। तो ये इसकी कहानी थी। अब आइए देखते हैं हम लोग। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो सरफराज थे, सरफराज वहां पे नवाब होते हैं। ये थे 1740 के टाइम पे, 1739 से 40 इनका पीरियड था। सरफराज के टाइम पे एक शासक उभरा जिसका नाम था अलीवर्दी खान। जिसका नाम क्या था? अलीवर्दी खान क्या था, जब सरफराज वहां का नवाब था बंगाल का,
उस टाइम अलीवर्दी खान वहां पे सेनापति होता है, सेनापति होता है अलीवर्दी खान। लेकिन अलीवर्दी खान क्या करता है, अलीवर्दी खान सरफराज की मृत्यु कर देता है। अलीवर्दी खान सरफराज को मार देता है और सरफराज को मारने के बाद अलीवर्दी खान वहां का शासक बन जाता है, नवाब बन जाता है बंगाल का। लेकिन अब जब ये अलीवर्दी खान सरफराज को मार देता है दोस्तों, तो उसमें होता क्या है कि इसे खुद को सही साबित करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये खुद को अलीवर्दी खान जो था, ये अलीवर्दी खान जो था, ये खुद को सही साबित करने के लिए क्या करता है, ये 2 करोड़ का नजराना भेजता है, 2 करोड़ का नजराना भेजता है। जो मुगल शासक दिल्ली में केंद्र में जो मुगल सत्ता बैठी होती है, उसको ये 2 करोड़ नजराना भेज देता है खुद को सही साबित करने के लिए। तो इससे क्या होता है, जब ये 2 करोड़ का नजराना भेजता है मुगल शासक को, तो मुगल शासक इसको फिर परमिशन दे देते हैं कि चलो ठीक है, आप वहां के नवाब बन जाओ और आप वहां का सारी चीजें हैंडल करो और वहां पे हर चीजों को मैनेज करो। और देखो अलीवर्दी खान उसके बाद वहां पे नवाब बन जाता है बंगाल में। अब जब अलीवर्दी खान बंगाल में नवाब बन जाता है, तो अलीवर्दी खान का दोस्तों टाइम पीरियड था 1741 से लेके 1756 तक का, इनका टाइम पीरियड होता है 1756 तक का। और जब 1756 में मर जाते हैं, अलीवर्दी खान के बारे में आइए हम कुछ बता देते हैं आप लोगों को। अलीवर्दी खान के 3 पुत्रियां थी, अलीवर्दी खान की 3 पुत्रियां थी और इनके कोई पुत्र नहीं थे। एक की शादी हुई थी ढाका में, एक की शादी ढाका में हुई थी और एक की शादी हुई थी पटना में। और एक की शादी हुई थी दोस्तों पूर्णिया में। इनकी 3 पुत्रियां थी, जिनकी एक की शादी ढाका में होती है, एक की शादी पूर्णिया में होती है और एक की शादी पटना में होती है। 3 पुत्रियों की शादी होती है। लेकिन जब अलीवर्दी खान 1756 में मर जाता है, तो उसके बाद अब एक दिक्कत आती है कि बंगाल का नवाब कौन बनेगा, कौन वहां पे शासक बनेगा वहां का बंगाल का। तो उसमें क्या होता है, जो पटना वाले थे, इनकी जो पटना वाली पुत्री थी, उसका एक बेटा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। पटना में जो इनकी पुत्री थी, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला वहां का नवाब बनता है, जिससे इनके जो ढाका वाली पुत्री थी और पूर्णिया की पुत्री थी, ये दोनों नाखुश रहती हैं इस डिसीजन से। ये लोग चाहते हैं कि इनके जो पुत्र हैं वो नवाब बने, और नवाब बनता कौन है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब नवाब बनता है, तो वहां पे जो इनके दरबार में जो लोग होते हैं वो भी इसके खिलाफ होते हैं, और इनके सिराजुद्दौला के जितने भी रिलेटिव होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो भी इनके खिलाफ होते हैं। अब उससे क्या होता है कि सिराजुद्दौला नवाब तो बन गया, लेकिन इनके जो दरबारी थे, दरबारी प्लस जो इनके रिश्तेदार थे, वो सब इनके अगेंस्ट में खड़े रहते हैं। अब होता क्या है, आइए हम आप लोगों को बताते हैं। सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड था 1756 से 57 तक का। सिराजुद्दौला जब नवाब बनता है, उसके बाद ये क्या करता है, सिराजुद्दौला वहां का नवाब बन गया। इसके बाद ये अंग्रेज जो व्यापार करते हैं उसमें हस्तक्षेप करने लगता है, और उसके बाद जो भारतीय व्यापारी होते हैं उनको रियायतें देने लगता है और भी कई चीजें करने लगता है, जिससे क्या होता है कि अंग्रेज उससे थोड़ा दुखी हो जाते हैं। अब होता क्या है कि ये टाइम पीरियड जो चल रहा था 1756 से 1757 का, आपको हमने जो तृतीय कार्नाटिक युद्ध बताया था दोस्तों, उसमें हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था पूरी अच्छी तरीके से कि उस टाइम पे यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ था, एक 7 ईयर वार शुरू हुआ था और वहां पे यूरोप में, और जिसका असर भी हमें भारत में देखने को मिलता है, क्योंकि यूरोप की जो देश थे जैसे फ्रांस था और ब्रिटिश जो थे, उनकी कॉलोनीज भारत में भी थी।
तो उसका एक सिनेरियो भारत में भी देखने को मिलता है कि भारत में भी एक युद्ध होता है, उसी टाइम की बात है। और जब ये युद्ध यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू था, तब उसके बाद भारत में क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे और जो फ्रांसीसी थे, ये दोनों लोग क्या किए कि ये दोनों लोग अपनी सैन्य सुरक्षा के लिए और भी चीजों के लिए फोर्टिफिकेशन करने लगे, किला बंदी करने लगे। तो बंगाल में भी, मान लीजिए बंगाल जो रीजन था, बंगाल जो था, बंगाल में अंग्रेज भी थे और फ्रांसीसी भी थे। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों थे। जो अंग्रेज थे, फोर्ट विलियम वाला जो एरिया था, जो फोर्ट विलियम था, वहां पे अंग्रेज कब्जा किए थे। और फ्रांसीसी जहां थे वो चंद्रनगर जो रीजन था, वहां पे फ्रांसीसियों का कब्जा था। अब जब ये लोग फोर्टिफिकेशन करने लगे तो सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला ने उनको एक नोटिस भिजवाया कि देखिए आप फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो फ्रांसीसी थे, जो चंद्रनगर में थे, ये फ्रांसीसी मान गए और इन्होंने फोर्टिफिकेशन बंद कर दिया, किलाबंदी करना बंद कर दिया। लेकिन ये जो अंग्रेज थे, इन्होंने ये नहीं माने। ये क्यों नहीं माने? अब आइए देखते हैं कि अंग्रेज जो थे, इतना डेयर इनके अंदर कैसे था, इतना मतलब कैसे इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि मतलब ये डायरेक्ट नवाब को बोल दिए कि नहीं हम फोर्टिफिकेशन करेंगे ये वो। तो इससे क्या हुआ कि जब अंग्रेज भारत में, देखिए हम लोगों ने देखा कि बेदरा का युद्ध हुआ और 3 कार्नाटिक युद्ध हुए, तो उसमें क्या था कि अंग्रेज वो सब जीत चुके थे और अंग्रेज भारत की परिस्थितियों को पूरा सही से समझ चुके थे। और अंग्रेज ये जान चुके थे कि जो मुगल है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में मुगल सत्ता बहुत ही कमजोर पड़ गई है। जो केंद्रीय मुगल शासक हैं, उनका कंट्रोल सही से है नहीं, और यहाँ के जो सेना है वो भी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ये चीजें समझ चुके थे और इसलिए इन लोगों ने इतनी हिम्मत की। और उसके बाद वो कर्नाटक में भी 3 युद्ध जीत चुके थे वो। तो इस वजह से अंग्रेजों ने कहा कि नहीं हम फोर्टिफिकेशन करेंगे। और इससे क्या हुआ, जब अंग्रेज इस बात को नहीं माने कि वो फोर्टिफिकेशन नहीं बंद करेंगे, तो इससे सिराजुद्दौला जो वहां पे नवाब बना हुआ था, सिराजुद्दौला इससे गुस्सा हो गया कि अरे ये क्या बात हुई कि आप नवाब की बात को नहीं मान रहे हैं, आप नवाब से ऐसे बात कर रहे हैं कि नहीं हम फोर्टिफिकेशन करेंगे। तो सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया। सिराजुद्दौला क्या किया, जून का टाइम था, जून 1756 का टाइम चल रहा था। फिर जून 1756 में इसने क्या किया, फोर्ट विलियम जो है, जहां पे अंग्रेज थे, वहां पे अटैक कर देता है अपनी आर्मी के साथ सिराजुद्दौला। और जब सिराजुद्दौला अपनी आर्मी के साथ फोर्ट विलियम पे अटैक करता है, तो अंग्रेज वहां से भाग चलते हैं और अंग्रेज वहां से भाग के एक द्वीप पे भाग जाते हैं। अंग्रेज वहां से भाग के एक द्वीप पे चले जाते हैं फोर्ट विलियम से। उसके बाद क्या होता है, और एक चीज होती है, और एक और कहानी इसमें आती है दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक होल की घटना के नाम से, जो हुई थी 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है, जिसे हम ब्लैक होल की घटना या फिर इसे कहते हैं काल कोठरी की घटना। दोस्तों 20 जून 1756 को एक घटना होता है जिसे हम ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना के नाम से जानते हैं, जिसका जिक्र एक अंग्रेज थे जिनका नाम था जॉन हलवेल एक अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे ये। इन्होंने इसकी जिक्र किया है ब्लैक होल की घटना के बारे में। ब्लैक होल की घटना में ये बताते हैं कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला 146 ब्रिटिशर्स को
146 ब्रिटिशरों को एक रूम में एक छोटे से रूम में उनको कैद कर देता है, बंद कर देता है। 146 ब्रिटिशरों को एक बंद कर देता है एक छोटे से रूम में। उसके बाद क्या होता है, जब 3 दिन बाद तो रूम खोला जाता है दोस्तों, तो उसमें से 123 लोग मर गए थे। सिर्फ 23 लोग जीवित थे। जब वो रूम खोला गया तो 146 ब्रिटिशरों को उसमें बंद किया था सिराजुद्दौला, लेकिन उसमें जब रूम खोला गया तो 123 लोग मर चुके थे और सिर्फ 23 लोग जीवित थे। और जो 23 लोग जीवित थे उसी में से एक था जॉन हालवेल। जॉन हालवेल भी उसी में से एक था जो उस टाइम ब्रिटिश सेना में था। तो इसमें बताते हैं, लेकिन अभी देखिए इसका तो कई इतिहासकारों का मानना है कि ये चीजें सही हैं, कई लोगों का मानना है कि ये चीजें मनगढ़ंत कहानी है। अब इसके पीछे आइए देखते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। अब हो भी सकता है कि सिराजुद्दौला ने एक काम सच में किया हो, या इसमें दो पक्ष बनते हैं। अगर मान लीजिए सिराजुद्दौला अगर इसको सच में किया है तो सिराजुद्दौला बदला लेने के लिए अगर सिराजुद्दौला एक घटना को अंजाम दिया है तो सिराजुद्दौला ने बदला लेने के लिए किया होगा। और अगर सिराजुद्दौला ने इस घटना का अंजाम नहीं दिया है लेकिन फिर भी इस मनगढ़ंत कहानी को बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो इसके पीछे अंग्रेजों का अगर अंग्रेजों के द्वारा ये मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है तो इसके पीछे अंग्रेजों का एक और मोटिव हो सकता है कि अंग्रेज सिराजुद्दौला को गलत दिखाना चाहते हो कि इसमें सिराजुद्दौला की गलती है और इसका वो दूसरी तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहते हो कि वो इसको सिराजुद्दौला को यहाँ पे गलत साबित करना चाहते थे। अगर इन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाई है तो एक्चुअली में इसका कोई वो नहीं है। अब आइए देखते हैं हम लोग कि इसके बाद क्या होता है। ये तो कहानी चली ऐसे ही कि अंग्रेज फोर्ट विलियम पे किलाबंदी कर रहे थे और फ्रांसीसी चंद्र नगर में, लेकिन जब सिराजुद्दौला को पता चलता है कि ऐसी चीजें चल रही हैं, क्योंकि उस टाइम पे कार्नाटिक युद्ध भी, तृतीय कार्नाटिक युद्ध भी चल रहा था, तो और 7 ईयर वार भी चल रहा था यूरोप में, तो अंग्रेज अपनी सुरक्षा के लिए मतलब जितने भी यूरोपीय लोग थे वो फोर्टिफिकेशन करने लगे, किलाबंदी करने लगे। लेकिन उससे क्या हुआ कि जून 1756 में जब सिराजुद्दौला ने मना किया उन लोगों को तो वो लोग नहीं माने। उसे जून 1756 में सिराजुद्दौला अपनी सेना के साथ, अपनी आर्मी के साथ फोर्ट विलियम पे अटैक कर देता है। और जब फोर्ट विलियम पे अटैक करता है तो अंग्रेज वहां पे भाग जाते हैं और अंग्रेज भाग के वहां पे एक द्वीप पे चले जाते हैं। उसके बाद एक बहुत ही अहम घटना होती है जिसको 20 जून 1756 को जो होती है, जिसे हम ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। ब्लैक होल जिसे हम काल कोठरी की घटना भी कहते हैं। ब्लैक होल की घटना के जिक्र करते हैं जॉन हालवेल, जो कि एक अंग्रेज थे, और ये बताते हैं कि 1756 में 20 जून 1756 को 146 ब्रिटिशरों को बंधक बना के जो सिराजुद्दौला थे, ये उनको एक छोटे से रूम में एक बंद करवा देते हैं। और जब वो रूम 3 दिन बाद खोला जाता है फ्रेंड्स, तो उसमें 123 लोग मर चुके थे और सिर्फ 23 लोग जीवित थे, क्योंकि सांस फूलने की वजह से और भी चीजों की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो 23 लोग जीवित मिलते हैं उसी में से एक थे जॉन हालवेल, जो कि उस समय ब्रिटिश आर्मी का एक हिस्सा थे। अब इसकी दो पक्ष होते हैं। अब कई लोगों का मानना है कि ये चीजें सही है, सिराजुद्दौला ने अगर ऐसा किया तो सिराजुद्दौला अपना पर्सनल बदला लेने के लिए किया होगा, क्योंकि सिराजुद्दौला की बात यहाँ पे अंग्रेज नहीं माने थे। और अगर एक चीज और हो सकता है कि अंग्रेजों के द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाई गई हो, कि मान लीजिए कि मनगढ़ंत कहानी बना दी है कि वो यहाँ पे सिराजुद्दौला को गलत साबित करना चाहते थे, तो ऐसी बात तो हो सकती है। इसके बाद क्या होता है आइए देखते हैं। जब इस घटना का पता चलता है साउथ में बैठे हुए रॉबर्ट क्लाइव आप लोगों को पता होगा कि द्वितीय कार्नाटिक युद्ध और तृतीय कार्नाटिक युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो साउथ में कर्नाटक रीजन में थे, उनको जब इस घटना के बारे में पता चलता है
तो रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, में। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, जून का टाइम पीरियड, जनवरी का टाइम पीरियड चल रहा था। जनवरी के टाइम पीरियड में रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन दोनों लोग आते हैं यहाँ पे बंगाल के रीजन में, साउथ से बंगाल के रीजन में आते हैं। और इसके बाद जनवरी 1757 को ये लोग फिर बंगाल पे फोर्ट विलियम के जगह पे अपना कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये कब्जा हो जाता है तो फिर 1757 में ही फरवरी 1757 में एक संधि की जाती है जिसे हम अलीनगर की संधि के नाम से जानते हैं। अलीनगर उस टाइम पे बंगाल का नाम था। अलीनगर ये नाम सिराजुद्दौला के द्वारा ही दिया गया था। फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि में ये बताया जाता है कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों को किलाबंदी करने का अधिकार दे दिया जाता है कि अंग्रेज वहां पे किलाबंदी कर सकते हैं और अंग्रेजों को फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार की भी अनुमति दे दी जाती है। इसमें मतलब जो अलीनगर की संधि है, इसमें कुल मिला जुला के इसमें अंग्रेजों का ही प्रॉफिट होता है। उनको किलाबंदी करने का भी अधिकार मिल जाता है और उनको फ्री ट्रेड और मुक्त व्यापार का भी अधिकार मिल जाता है। लेकिन बात कहां से बिगड़ती है दोस्तों, यहाँ पे तो मान लीजिए हो गया। अब अलीनगर की संधि से क्या होता है, एक तो जो सिराजुद्दौला था वो उसको मन ही मन ग्लानि होती है कि मान लीजिए वो वहां का शासक है, लेकिन उसका मतलब यहाँ पे जितना भी बात हुआ वो सब अंग्रेजों के पक्ष में होता है। जैसे मान लीजिए उनको किलाबंदी मिल गया, उनको फ्री ट्रेड मुक्त व्यापार की और भी सारी चीजें उनको परमिशन मिल जाती है। इससे क्या होता है कि जो सिराजुद्दौला था वो अंदर ही अंदर काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, उसको बहुत ही ग्लानि हो रही थी। लेकिन अलीनगर की संधि के बाद एक उसमें होता है केस ऐसा होता है कि रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन मिलके जो चंद्रनगर था, जहां पे फ्रांसीसी थे, चंद्रनगर जो था जहां पे फ्रांसीसियों का कब्जा था, वहां पे रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन अटैक कर देते हैं चंद्रनगर पे। और चंद्रनगर पे अटैक करने के बाद ये वहां पे कब्जा कर लेते हैं। जिससे क्या होता है कि ये जो अलीनगर की ये जो संधि थी इसका एबॉलिश हो जाता है, मतलब इसका दुरुपयोग यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि अलीनगर की संधि में ये बात हुई थी कि कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद भी रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन चंद्रनगर पे कब्जा कर लेते हैं। जहां पे होता क्या है कि जो अलीनगर की संधि है उसका दुरुपयोग हो जाता है। यहीं से ये जो चंद्रनगर पे कब्जा कर लेते हैं, यहीं से बात आगे बढ़ती है और यहीं से दिक्कतें शुरू होने लगती हैं। तो ये था यहाँ तक का। अब आइए देखते हैं कि इसकी कहानी आगे कैसी बढ़ी। मान लीजिए अलीनगर पे वो कर लिए, उसके बाद क्या होता है, ये जो अलीवर्दी खान थे, अलीवर्दी खान ने एक स्टेटमेंट दिया था। अलीवर्दी खान ने कहा था कि ये जो अंग्रेज हैं ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं। मतलब इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये अंग्रेज हैं, ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं। अगर आप इनको प्यार से इनसे बिहेव करेंगे तो ये हमें मधु देंगे, लेकिन अगर आप इनको छेड़ेंगे तो हमको काट खाएंगे और हमको बहुत टार्चर करेंगे। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? अलीवर्दी खान ने दिया था, जो कि एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब मान लीजिए वहां पे होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो प्लासी की
लड़ाई। हम लोग इसे प्लासी का युद्ध इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक युद्ध नहीं था, एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक षड्यंत्र के तहत ये रची हुई पूरी कहानी थी। इसमें क्या हुआ आइए देखते हैं। जो प्लासी का युद्ध था इसका जो सामान्य जानकारी, हम लोग इसका सामान्य जानकारी देखते हैं कि इसका क्या था। प्लासी का युद्ध दोस्तों हुआ था 23 जून 1757 को। प्लासी की लड़ाई जो हुई थी वो 23 जून 1757 को हुई थी। और ये हुई कहां थी? ये हुई थी प्लासी में। प्लासी जो एक गांव है जो पड़ता है बंगाल वाले रीजन में। बंगाल में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है प्लासी। ये लड़ाई वहीं पे लड़ी गई थी। अब देखिए, कोई भी अगर लड़ाई लड़ी जा रही है तो उसमें दो पक्ष होंगे। एक पक्ष था जिसमें थे अंग्रेज और एक तरफ थे नवाब सिराजुद्दौला और प्लस फ्रांसीसी इसलिए इनका सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ पे जो व्यापार है वहां पे इनका एकाधिकार हो जाए, वहां पे कोई और यूरोपीय कंपनी न हो, वहां से व्यापार करे। और फ्रांसीसियों को ये पता था कि अगर अंग्रेज जीत गए तो ये उनपे फिर अटैक कर देंगे और फ्रांसीसियों को वहां से जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हुई। लेकिन इसमें हुआ क्या, ये तो मान लीजिए इसकी सामान्य जानकारी हो गई, इसका आउटकम हो गया। और इसमें फाइनली इसमें अंग्रेज जो है यही जीतते हैं, इसमें फाइनली अंग्रेज ही जीतते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो सामान्य जानकारी हो गई प्लासी की जो लड़ाई थी इसका कारण क्या था। इसका कारण क्या था, कारण हम लोग जानना चाहते हैं। इसका जो मेन कारण, जो मूल कारण था वो क्या था? कंपनी की महत्वाकांक्षा। कंपनी की जो महत्वाकांक्षा थी उसका मेन कारण था। एक था राजनैतिक, एक था व्यापारिक। देखिए दोस्तों, बात यह है कि कंपनी की जो महत्वाकांक्षा थी एक व्यापारिक में क्या था कि उस टाइम पे भारत से यूरोप की बहुत सारे देश व्यापार कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज चाहते थे, ये ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इनका एकाधिकार हो जाए उसमें व्यापार में। तो व्यापार में एकाधिकार इनको करना था। और उस टाइम पे व्यापार में इनको एकाधिकार चाहिए था। उस टाइम बंगाल में इनके दो कंपटीटर थे, एक थे डच और एक थे फ्रांसीसी। और ये चाहते थे कि डच और फ्रांसीसी ये दोनों वहां से चले जाएं और सिर्फ अंग्रेज वहां से व्यापार करें। और उसके बाद इनकी धीरे धीरे, जब मान लीजिए ये 3 कर्नाटिक युद्ध जीत जाते हैं, उसके बाद बैटल ऑफ वांडीवास और बैटल ऑफ वेदरा ये सब जब जीतने लगते हैं तो इनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो भी बढ़ने लगती है। तो ये इसका एक कारण था। अब दूसरा कारण ये था कि ये चाहते थे बहुत सारा पैसा चाहते थे बहुत सारा। तो इस वजह से भी इनका वो था। क्योंकि पैसा इनको क्यों चाहिए था? पैसा इसलिए चाहिए था क्योंकि उस टाइम पे यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, 7 ईयर वार चला था। वहां पे इनको पैसा चाहिए था। उसके बाद कर्नाटक में तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया था। वहां पे भी लड़ने के लिए इनको पैसा चाहिए था। अब तीसरा आइए हम लोग पॉइंट देते हैं। तीसरा इसमें क्या पॉइंट था? तीसरा यहाँ पे एक पॉइंट था कि मान लीजिए तात्कालिक कारण जो था, तात्कालिक कारण जो सिराजुद्दौला अंग्रेजों को जो वहां पे परेशान किया, उसके बाद फोर्ट विलियम पे अटैक किया, उसके बाद जो ब्लैक होल की घटना हुई, ये सब तात्कालिक कारणों की वजह से भी इनको एक करना पड़ा। ये सब कारण थे। और भी इनको मान लीजिए कारण था, कारण ये था तात्कालिक कारण जो था इसमें मान लीजिए जो अलीनगर की जो संधि का टूटना था। जैसे मान लीजिए अलीनगर में जो संधि हुई थी, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने उसका जाके दुरुपयोग कर दिया और उस पर चंदनगर पर अटैक कर दिया। वो एक तात्कालिक कारण होगा। एक था दस्तक का दुरुपयोग।
जो दस्तक पास हुआ था फ्रेंड्स 1717 में फर्रुखियर के टाइम पीरियड में, उसका जो दुरुपयोग चल रहा था उस टाइम पे, जब इसका दुरुपयोग हो रहा था तो उसमें जो मुर्शिद कुली खान थे, सुजाउद्दीन थे, सरफराज अली बड़ी खान, इन लोगों को भी पता था कि इस दस्तक का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन ये लोग उसके विरोध में कभी नहीं बोले, क्योंकि इनको लगता था कि ये जो अंग्रेज हैं इनके ही हित, इनके ही चलते ही बंगाल का विकास हो सकता है और इससे बंगाल का फायदा है। लेकिन सिराजुद्दौला जो था, दस्तक का जो दुरुपयोग हुआ होता था, उससे सिराजुद्दौला ने उसके विरोध में बोला, और सिराजुद्दौला जब उसके विरोध में बोला तो यही सब इसके मेन कारण बने, जिससे ये प्लासी की लड़ाई होती है। अब आइए देखते हैं कि प्लासी की लड़ाई जो होती है, इसमें सिराजुद्दौला था, ये हार क्यों जाता है। जब ये वहां का नवाब था, हर चीज इसके कंट्रोल में था, तो इसके हार का जो मेन कारण था, आइए हम लोग वो देखते हैं। सिराजुद्दौला के हार का जो मुख्य कारण होता है, सिराज के हारने का कारण ये था कि सिराजुद्दौला जो सिराजुद्दौला था, इसका जो सेनापति इसका नाम था मीर जाफर, उसका एक दीवान था, इसका नाम था राय दुर्लभ। मीर जाफर दीवान राय दुर्लभ, वहां पे एक व्यापारी था, इसका नाम था अमीन चंद जिसका नाम था। इसकी मौसी थी, जो ढाका वाली इसकी मौसी थी, जिनका नाम था घसीटी बेगम नाम था। और एक वहां पे बैंकर थे, जिनके पास बहुत सारा रुपया होता था, उसको हम बैंकर कहते हैं। एक वहां पे बैंकर थे जिनका नाम था जगत सेठ। ये लोग क्या थे, ये जो इतने लोग थे, इन सारे लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, ये लोग। और सिराज के साथ कौन था, सिराज के साथ एक था सेनापति था, जिसका नाम था मीर मदान, ये सिराज के साथ था। और ये लोग अंग्रेज क्या किए, अंग्रेजों ने एक चाल चली। जब अंग्रेजों को पता चला कि जो सिराज है, इसके जो रिलेटिव हैं और इसके जो ऑफिशियल लोग हैं, वो सब लोग इसके विरोध में हैं, तो इसको क्या लगा, अंग्रेजों ने जो उस समय था रॉबर्ट क्लाइव था, वो उसमें दिमाग लगाया। और रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि क्यों ना जो इसके विरोध में है, जो इससे खुश नहीं है, उन लोगों को अपने साथ कर लिया जाए। और एक ये षड्यंत्र रचा इन लोगों ने, और इसी षड्यंत्र के तहत और ये लोग, जितने भी लोग थे, ये लोग अंग्रेजों के साथ आ गए। और ये जितने लोग थे उस टाइम पे बंगाल में, जिनके पास ये लोग थे, वही आदमी वहां पे नवाब बन सकता है, वही वहां पे स्टेबल नवाब था। तो इन लोगों ने क्या किया, जब इन सारे लोगों ने अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर दिया, उसके बाद ये सिराज जो थे ये कमजोर पड़ गए। और जब कमजोर पड़ गए तो सिराज, जब युद्ध होता है प्लासी में, तो उसके बाद क्या होता है, सिराज वहां से भाग जाता है और ये जो मीर मदान थे, इन लोगों को मार दिया जाता है। और इसमें जो मेन इतने लोग, ये लोग, इन्हीं लोगों के सपोर्ट से जो कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, जो षड्यंत्र रचा गया था, इन्हीं लोगों के चलते ये होता है। और वहां पे नवाब, अंग्रेज वहां पे जीत जाते हैं, जाके प्लासी में अंग्रेज जीत जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, महत्व ये होता है दोस्तों कि यहाँ का जो सेनापति था, मीर जाफर को क्या करते हैं, मीर जाफर को वहां पे मीर जाफर को अंग्रेज वहां पे कठपुतली नवाब बना देते हैं, पपेट नवाब बना देते हैं। कठपुतली नवाब एक ऐसा नवाब, जैसे कि मान लीजिए कि ये अंग्रेजों के इशारे पे काम करेगा। ये जैसे ही ये वहां पे कठपुतली नवाब बनता है, ये 1 करोड़ 70 लाख
1,70,00,000 रुपए अंग्रेजों को देता है, जिसमें से उसके बाद ये 20 लाख रुपए ये सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव को देता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इसका ये महत्व होता है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो मीर जाफर है ये भी ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। मीर जाफर भी 1757 से 1760 तक ही वहां पे नवाब रहता है। उसके बाद मीर कासिम 1760 से 1763 में ये बन जाता है। और इसमें इसका जो युद्ध होता है वो 23 जून 1757 को होता है। इसमें होता क्या है कि जो सिराज था, सिराजुद्दौला था, ये युद्ध छोड़ के भाग जाता है और जिसकी वजह से ये लोग युद्ध हार जाते हैं। और अंग्रेज जब ये युद्ध जीत जाते हैं तो इससे अंग्रेजों का बहुत लाभ होता है। अंग्रेजों का लाभ ये होता है दोस्तों कि अंग्रेजों को वहां से ढेर सारा धन मिलता है। ढेर सारा धन मिलता है क्योंकि बंगाल जो था उस टाइम पे बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था, बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था, क्योंकि वहां पे फसल भी बहुत थे और वहां पे और भी चीजें बहुत ज्यादा थी। वहां पे खनिज वनिज भी बहुत ज्यादा थी, तो वहां पे रिसोर्सेस भी बहुत ज्यादा थे। तो इसलिए जब जीत जाते हैं उसके बाद इन लोगों ने फ्रांसीसी भी वहां पे हार जाते हैं और भी चीजें होती हैं। तो जितना धन मिलता है वो उस धन का अंग्रेज क्या करते हैं, धन जो मिलता है वहां से धन, ढेर सारा धन जो मिलता है उस धन का ये लोग व्यापार बढ़ाने में अंग्रेज उसका उपयोग करते हैं। और इसका भारत में साम्राज्य बढ़ाने में भी उसका उपयोग करने लगते हैं। और इसके बाद जो कर्नाटक का युद्ध चलता है, कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध चल रहा था उसमें भी इसका पैसा ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। और इसी वजह से मतलब इनको बहुत सारा पैसा मिल जाता है, जिस वजह से ये वहां पे जीत जाते हैं। और इसका क्या होता है, धन मिलता है और इनको वहां से बहुत सारा प्रीसियस मेटल मिलता है, जैसे सोना चांदी जो उस टाइम पे बहुत ही प्रीसियस मेटल होते थे, वो उस टाइम पे इनको बहुत सारा सोना चांदी मिल जाता है। और जो बंगाल जो बहुत बड़ा क्षेत्र था, उस टाइम बंगाल के क्षेत्र में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश का रीजन है वो सब आता था। तो बंगाल वहां पे फसल भी बहुत ज्यादा होती थी और वहां पे रिसोर्सेस भी बहुत ज्यादा थे। तो जितने भी रिसोर्सेस थे वो सब इन अंग्रेजों के अंडर में आ जाते हैं, वहां पे सब अंग्रेजों का कंट्रोल हो जाता है, जिससे क्या होता है अंग्रेजों को बहुत सारा फायदा होता है। और यही इसका कारण था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो प्लासी का युद्ध है, अब इसके बाद फिर 1764 में एक युद्ध होगा बक्सर का युद्ध। जो प्लासी का युद्ध है और बक्सर का युद्ध है, यही इन्हीं दोनों युद्धों का बहुत ही मेन भूमिका है जो अंग्रेजों को इस्टेब्लिश करती है हमारे कंट्री में एज ए गवर्नमेंट। जो वो लोग क्या करते हैं कि उन लोग भारत में जब ये दोनों युद्ध जीत जाते हैं और उसके बाद 3 कर्नाटक युद्ध जीत के आए हैं, तो उसके बाद ये लोग इस्टेब्लिश हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग प्रशासनिक कामों में भी आ जाते हैं, क्योंकि पहले जो कंपनी आई थी उसे उसका व्यापारी महत्वाकांक्षा था, लेकिन इन युद्धों को जीतने के बाद उनकी जो प्रशासनिक महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है और वो अब एक सिर्फ व्यापारिक कंपनी न रहकर वो एक प्रशासनिक कंपनी बन जाती है। और इसका यही मेन मोटो हो जाता है। तो ये थी दोस्तों ये प्लासी के युद्ध की कहानी, जो हम लोगों ने देखा कि प्लासी के युद्ध में कैसे कैसे क्या हुआ। और इसके बाद अब हम लोग लेके आएंगे एक नया लेक्चर जिसमें हम लोग बताएंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को देखें, पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।